अच्छा एक चीज और बताओ यार, एक और देखो, अभी हम साथ के साथ कर ही रहे हैं तो ये भी कर लो। एक फॉर्मूला जो है आपको लिखना आना चाहिए। What if there is a region which is having a dielectric constant K and thickness T inside a capacitor of separation D, plate area A? इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखोगे? बाकी जगह खाली है, मतलब एयर या वैक्यूम। सर वो सर वो जो टी डिस्टेंस में हम इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकाल देंगे जब कैपेसिटर अगर उधर ये होता, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, तो हम एक इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकाल देंगे वो टी के रेस्पेक्ट में, फिर वो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी में डाल इक्विवेलेंट डिस्टेंस तो वैक्यूम का मतलब K1 ले लेंगे। मतलब जो इफेक्ट ये जो डाइलेक्ट्रिक डालेगा टी में, वैक्यूम में कितना डिस्टेंस में वही इफेक्ट आएगा। क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा यार ये कहाँ सर देखना? जैसे कि वो हम के क्यू स्क्वायर बाय दो चार्जेस के बीच में हम अगर आर डिस्टेंस है तो लिख देंगे के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, लेकिन अगर एक डाइलेक्ट्रिक आ गया तो हम उस डाइलेक्ट्रिक का जो इफेक्ट आएगा वो उसका इक्विवेलेंट इफेक्ट किस डिस्टेंस में आएगा अगर उधर खाली मतलब एयर होता, तो उतना इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकाल देंगे, फिर के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, सर ऐसे ही कहीं इधर पढ़ा है या फिर ऐसे ही देख के बता रहे हो? कहीं से कहीं पढ़ा है? नहीं सर, ये मैं एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ये लगा था। उसमें लगा तो मैं कहाँ से पता लग गया उसमें लगेगा? सर उसमें भी ऐसे ही था, उसमें बस चार्जेस था, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए थे के का, बोले थे फोर्स निकालो एक दूसरे के ऊपर, तो उसी में ऐसे ही। तो सिंपल फॉर्मूला ये है कि भाई अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और यहाँ पर सारे में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो फोर्स कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो होता है सर लेकिन उसमें मतलब के का वैल्यू नहीं दिया गया था। बिना K की वैल्यू कैसे करोगे? सर वही मतलब इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकाल के। तो वो उसमें तो K चाहिए होगा अगर इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकाल भी रहे हो। नहीं सर उसमें कट जाएगा। सर मैं आपको सॉल्यूशन वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दूं। वो मुझे पता है, सॉल्यूशन तो पता है मुझे जो भी तुम बता रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट डिस्टेंस वाला कोई फंडा नहीं होता एक्चुअली। इट इज ओनली एप्लीकेबल, सुन लो, इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द फील्ड्स आर पैरेलल। इसमें भूल से ही मत लगा देना, गलत हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन जो है आप कोचिंग की किताबों में देखोगे वो गलत है। जो इक्विवेलेंट वाला तुम फंडा बोल रहे हो वो पैरेलल फील्ड्स में पॉसिबल है, और इसी को जहाँ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एक्चुअली तुम क्वेश्चन बोल रहे हो ये वाला कि बीच में यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया थिकनेस T वाला और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस करके वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये सॉल्व हो सकता है, इसका आंसर आ सकता है, निकाल सकते हैं इसका आंसर, ऐसा नहीं है नहीं निकलेगा, बट इसका आंसर आएगा मेथड ऑफ इमेज चार्जेस से, ना कि इस वाले तरीके से। आप इक्विवेलेंट डिस्टेंस इसमें लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। पैरेलल जब फील्ड्स होते हैं ना तो आप उसमें इक्विवेलेंट डिस्टेंस करके निकाल सकते हो, और वो भी जो है रिजल्ट हम डिराइव करेंगे। ऐसे कोई डायरेक्टली कोई ऐसा फंडा नहीं है कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस लगा दिया, इसमें एप्लीकेबल नहीं है, वो ध्यान रखना बस। ओके, एनीवे देखो क्या करते हैं। वैक्यूम को K1 ले लेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे जैसे करते हैं। हाँ, यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, वैक्यूम के लिए 1 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और फिर आप जो है 3 कैपेसिटर यहाँ पर सीरीज में लगा दो। 3 कैपेसिटर्स विल बी इन सीरीज, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस कुछ है D1, तो हो जाएगा T1 माइनस D1 माइनस D। इनके रेसिप्रोकल करेंगे आप और ऐड कर देंगे टू गेट 1 बाय नेट का
रेसिप्रोकल। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से सी नेट बताओ भाई, कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? सर ये एप्सिलॉन नॉट बाई टी बाई के प्लस डी माइनस टी। एप्सिलॉन नॉट बाय डिनोमिनेटर में टी बाई के प्लस डी माइनस टी। बी माइनस टी प्लस टी बाय के, है ना? ऐसा ही फंडा आपका इसमें भी आता है, ऑप्टिक्स में, उसको ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। एंड समहाउ ऑप्टिक्स इज फंडामेंटली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत सारे फंडे ऑप्टिक्स के जो है ना इसमें से डिराइव्ड है। इनफैक्ट अगर हम बात कर ही रहे हैं तो भी देख लो एक चीज और, सभी को मालूम है रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड कर जाती है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, है कि नहीं? यस सर। है ना? तो इधर डेंसर रहा होगा, इधर रेयर, उल्टा वाला देखते हैं। रेयर टू डेंसर वाला देखते हैं। इधर वैक्यूम है, इधर आपका कोई मीडियम है। तो ये बेंडिंग का जो रीजन है, ये रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही प्रॉपर देता है आंसर, बाकी कोई भी आंसर प्रॉपर नहीं है। आपको मैंने शायद जब केवीपीवाई पढ़ रहे थे तब शायद हमने डिस्कस किया होगा कि भाई ये बेंड क्यों हो जाता है। तो एक ऐसा कुछ इस टाइप का बता दिया था, मान लीजिए जैसे कार जा रही है, इसका एक व्हील इधर एक व्हील इधर है, तो पहले जब ऐसा आएगी कार तो पहले ये वाला व्हील अंदर एंटर कर जाएगा ऐसे, तो ये वाला व्हील जो मीडियम में मूव कर रहा है तो स्पीड कम हो जाएगी, जबकि वाला व्हील अभी बाहर वैक्यूम में ही है तो स्पीड ज्यादा रहेगी, तो इस तरीके से ऐसे टर्न हो जाता है, ऐसे मान लो। बट आपने ऐसा करके मान लिया एज इफ ये पूरा रिजिड हो। लाइट में ऐसा कोई फंडा होता नहीं है कि पूरा रिजिड होगा, ऐसा कुछ होगा। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। अगर आपको थोड़ा सा ये मालूम है तो समझ जाओगे। अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है, जानते हैं? यस सर। परपेंडिकुलर यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही होगी। जब ये फील्ड यहां पहुंचेगी, ये फील्ड इसके अंदर एंटर करने वाली है, तो ऑब्वियसली वो फील्ड का वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। बोलो बच्चों, यहां पर फील्ड और अंदर यहां पर फील्ड अलग अलग होंगी। यस सर। यस सर। किस डायरेक्शन में फील्ड कम होगी और किस डायरेक्शन में सेम रहेगी, याद है? जब हम पोलराइजेशन पढ़ रहे थे तब बताया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली फील्ड चेंज होती है, अलोंग वाली फील्ड चेंज नहीं होती है, याद है? तो होगा क्या, अलोंग वाली जो फील्ड है वो चेंज नहीं होगी। तो आपने मान लीजिए ये फील्ड था बाहर, ये फील्ड है बाहर वैक्यूम में, तो इसका जो है ये वाला कंपोनेंट आएगा कुछ इतना और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा कुछ इतना। अंदर जाने पे ये वाला परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कम हो जाता है, तो ये वाला कंपोनेंट कम रह जाएगा, ये उतने का उतना ही रहेगा। ध्यान से समझना इसको। और जब ये कम हो गया और ये वाला उतने का उतना ही रहा, तो फील्ड लाइन कुछ ऐसे टिल्ट हो जाएगी, ऐसे थी तो इधर की तरफ टिल्ट हो जाएगी फील्ड, नेट फील्ड का वैल्यू। ये वाला कंपोनेंट कम हो जाता है, ये वाला कंपोनेंट सेम रहता है। तो ये वाला कंपोनेंट सेम रहा और ये वाला अगर कम हो गया तो आपकी जो फील्ड थी वो पहले ऐसे थी वैक्यूम में, अंदर आकर वो ऐसे हो जाएगी इधर की तरफ। और अगर अंदर आकर वो थोड़ी सी इधर टिल्ट हुई है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका जो हमेशा लाइट मूव करेगी, तो वो वाली लाइट भी थोड़ी सी ऐसे जाने की बजाय थोड़ा इधर जाएगी। फील्ड जो थोड़ी सी इधर टिल्ट हुई तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन थोड़ा सा इधर टिल्ट हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा। So this is the explanation, actually this is the explanation of why the light bends during refraction.
और बाहर आने पर ठीक उल्टा, बाहर आने पर जो ये कंपोनेंट बढ़ जाएगा। ये चीज समझ में आती है सबको? जी सर। ओके, नाउ ये वाला पार्ट हो गया। नाउ वी कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज इट साइड। और यहां पर इसमें अपने एक डाइलेक्ट्रिक अंदर भरा हुआ है। मैं दिखा रहा हूं थोड़ा सा कि छोटा है डाइलेक्ट्रिक जगह से, लेकिन आप मानो पूरा भरा हुआ है। ठीक है, जस्ट सेपरेशन दिखाने के लिए ड्रॉ किया ऐसा। आपने इसको पूरे को चार्ज किया यूजिंग सम बैटरी और व्हाटएवर। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से यहां पर जो फील्ड बनी वो यूनिफॉर्म बनी एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां पर अगर इससे फील्ड ई बनी है, यहां पर भी ई बनेगी खाली जगह में। तो और अंदर फील्ड कितनी बनती है? E by K, where K is the dielectric constant. अब इसका रीजन क्या है कि ये फील्ड कम बनी है अंदर, ये बाहर से। यहां पर फील्ड कम क्यों हो गई है? उसका कारण ये होगा कि जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो यहां पर भी पोलराइजेशन की वजह से, ड्यू टू पोलराइजेशन, देयर विल बी सम चार्जेस व्हिच विल कम ऑन दिस साइड आल्सो, और वो चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, ये पता है सबको। इधर नेगेटिव इंट्रोड्यूस होगा, इधर पॉजिटिव। सो हुआ क्या है, आपकी जो एक्सटर्नल फील्ड थी वो ई इधर की तरफ है, जो एक्सटर्नल चार्जेस की वजह से थी। अंदर ये वाले जो बाउंड चार्जेस हैं, जो बाउंड चार्जेस इसके सरफेस पर आए हैं, वो बाउंड चार्जेस की वजह से कुछ फील्ड बनेगी ऐसे। तो ये हो गई ई एक्सटर्नल, ये हो गई ई ड्यू टू बाउंड चार्जेस, और इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो आपके पास अंदर बचेगी नेट फील्ड, जो कि अल्टीमेटली आई तो इस डायरेक्शन में है। सो यू कैन राइट इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ई एक्सटर्नल माइनस ई ड्यू टू बाउंड चार्जेस। सॉरी, स्केलर है ना ये, वेक्टर में लिखूंगा तो यार ऐड करना पड़ेगा। स्केलर फॉर्मेट में ये लिखा हूं। एक्सटर्नल चार्जेस की वजह से फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनती है। यहां पर बाउंड चार्जेस भी जो है वो प्लेन शीट ऑफ चार्ज ही बना रहे हैं, और दो ये बना रहे हैं, तो उनकी वजह से भी जो फील्ड होगी वो सिग्मा बाउंड बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। एंड दिस इज द नेट फील्ड विच इज E by K, और अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं उसके टर्म्स में तो इट विल बी सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट। E by K मतलब E एक्सटर्नल वाला है, ठीक है। यहां लिख देता हूं दैट E एक्सटर्नल इज E, जो हमने E बोला है, एंड इट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। सर हाँ बोलो। सर वो आई थिंक सिग्मा बाय 2, मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना? हाँ ठीक है ना, तो सिग्मा बाय 2 क्यों होगा यार? सिग्मा इधर है, माइनस सिग्मा इधर है, कंबाइंड फील्ड लेंगे ना। हाँ अच्छा। Now tell me from all this what will be the value of sigma bound? कट हो गए। सिग्मा बाउंड कितना आया? It will be sigma 1 minus 1 upon K. याद कर लो इसे। बाउंड चार्जेस कितना आता है? जितना बाहर है चार्ज उसका चार्ज डेंसिटी इंटू 1 minus 1 upon K, और आप इसको जो है एरिया से मल्टीप्लाई कर लो, तो चार्ज जो आएगा बाउंड चार्ज विल बी टोटल चार्ज, बाहर जो है 1 minus 1 upon K, ये भी लिख सकते हो। चलो अब हम जानना चाहते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास पहले खाली था, हमने उसमें कैपेसिटर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कराया अंदर, तो क्या इफेक्ट आएगा वो देखना है अपने। और इसमें जो इफेक्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं अलग अलग। वन इज
फर्स्ट वन इज विदाउट बैटरी, यानी आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज है बट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, और दूसरे वाले में इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। विदाउट बैटरी वाला केस क्या होगा कि आपके पास पहले ये चार्ज, ये दिस वाज द कैपेसिटर, पहले चार्ज रहा होगा, ये इसका इनिशियल कैपेसिटेंस पता है आपको, दिया हुआ है C और चार्ज दिया हुआ है Q। तो चार्ज और वोल्टेज तो पता है आपको, ऐसे रिलेटेड होंगी, Q is equal to CV, और इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट विल बी Q स्क्वायर बाय 2C। ये तो पता है। अब आपने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का एक स्लैब इसके अंदर डाल दिया मान लो, सच दैट इसका जो कैपेसिटेंस है वो C डैश हो गया है, और अगर आपने कंप्लीटली फिल किया है तो ऑब्वियसली K टाइम्स C हो जाएगा, ये हम पहले देख चुके हैं। कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D की जगह A एप्सिलॉन बाय D आएगा, एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन आ जाएगा, एंड एप्सिलॉन इज K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। चार्ज तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका कैपेसिटेंस चेंज हुआ है तो वोल्टेज को चेंज होना पड़ेगा, एंड यू कैन इजीली सी दैट योर, अगर ये आपका K टाइम्स C हुआ है तो इसको कितना होना पड़ेगा, V by K होना पड़ेगा, और इसमें हम V डैश की वैल्यू V अपॉन K लिखेंगे, जो कि ऑब्वियस है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए पहले E थी, यहां पर अब E डैश जो होगी वो E by K होगी। What about energy? बाई K हो जाएगा। Q स्क्वायर सेम, चार्ज तो सेम है, तो डिवाइड बाय 2K into C आ जाएगा, तो U डैश विल बी इक्वल टू U by K, और देयर विल बी सम चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी कितना है, ओरिजिनल U into 1 minus 1 by K आया शायद, सही है। अरे ये सॉरी कितना आया, सही है ना ये, थोड़ा ऊपर माइनस, एक मिनट सॉरी, हाँ ये देखो, ये बताओ, आई थिंक माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे है ना, तो U 1 by K minus 1, this will be the delta U। चलो ठीक है, सोचते रहो रीजन के बारे में। अब इनने V विद बैटरी, सर प्रणीत बोला है चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट, ओके। चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूट तो हुआ नहीं है पहली बात तो चार्ज यहाँ पे, इसमें कोई ऐसा तो होता नहीं कि चार्ज उठ के यहाँ से यहाँ पहुंच गया। सर उस डाइलेक्ट्रिक में भी सेल्फ एनर्जी आ जाएगी। जब पोलराइज करने के टाइम बेटा जो सेल्फ एनर्जी आएगा ना, जो भी आएगा वो इसी का पार्ट होगा, वो इसी का पार्ट है, इसी में है वो एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी ध्यान दो, जो टोटल एनर्जी है वो सिस्टम की एनर्जी, ध्यान रखना ये बात। ये जो लिखा है हमने यहाँ, सॉरी फाइनल जो एनर्जी लिखी है ये पूरी सिस्टम की एनर्जी है। पोलराइजेशन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से क्या क्या होगा, पोलराइजेशन की वजह से सर वो एक चार्ज इंड्यूस होगा जो पोलराइजेशन की वजह से, तो उसमें एनर्जी लॉस होगा। उसमें एनर्जी लॉस मतलब हीट अप हो जाएगा, ये कोई भी फॉर्म से निकल सकते हैं। नहीं मान लो आवाज तो आई नहीं, चिंगारियां भी नहीं निकली, सर वो तो हीट हो गया, फिर इसका मतलब वो तो इंडक्शन हुआ है ना सर, तो उसको बनाने में कुछ वर्क ही नहीं लगा होगा। वो हो सकता था वर्क अगर ये कंडक्टर होता।
अगर ये कंडक्टर होता तो चार्ज एक्चुअल में उठ के इधर पहुंचता, और फिर थोड़ा सा तो रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता, उसकी वजह से कुछ हीट अप एनर्जी, रेजिस्टेंस की वजह से कुछ जूल्स हीटिंग हो जाती है, वो v²/r वाली, जो vi²r वाली। लेकिन यहाँ ध्यान दो, दिस इज नॉट अ कंडक्टर, दिस इज एन इंसुलेटर। अगर वो थोड़ा बहुत चार्ज उठ के पहुंचा भी है तो बहुत कम होगा, एंड दैट एनर्जी इज नेग्लिजिबल। पोलराइज करने में कोई एनर्जी नहीं जाती एक्चुअली, ध्यान से देखो आप लोग, क्योंकि इसमें जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ना यहाँ पर, ये कोई एक्चुअल चार्ज नहीं, बाउंड चार्ज है। यानी कि यहीं के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से बस अपनी जगह से इतने खिसक गए हैं, और अपनी जगह से खिसकने में क्या हुआ है, वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे आए। पहले रैंडमली बिखरे हुए थे, ऐसे रैंडमली बिखरे हुए थे। आपने अगर इस डायरेक्शन में एकदम स्विच ऑन कर दी फील्ड, तो क्या होगा, ये तो इस वाली पोजीशन पे हायर एनर्जी पर है ना, अभी तो हायर एनर्जी से इस वाली पोजीशन पे आ जाएंगे, अपनी स्टेबल वाली पोजीशन पे ऐसे, तो एनर्जी और रिलीज करेंगे वो तो उल्टा। यहां पर उनकी जो पोजीशन है लो एनर्जी स्टेट, उसी एनर्जी पे तो आ रहे हैं, तो एनर्जी और रिलीज करेंगे, और एक्चुअल में हीट अप होता है। अब ध्यान से समझ लेना बेटा ये बात भी, एक्चुअल में हीट अप होता भी है थोड़ा सा, लेकिन वो इस वाली एनर्जी की रिलीज होने की वजह से ही होता है हीट अप। इट डजंट गेट हीट अप ड्यू टू दिस लॉस इन एनर्जी। ये लॉस इन एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंट ही है एक्चुअली। ध्यान से समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। पहले रैंडमली बिखरे हुए थे, और हमने इस डायरेक्शन में अचानक से यहां जाके रख दिया अगर इसको, तो इस डायरेक्शन में फील्ड स्विच ऑन कर दी, तो ये तो हायर एनर्जी स्टेट है इनके लिए, डायपोल्स के लिए, इन सभी डायपोल्स के लिए। हायर एनर्जी स्टेट में जैसे आप ये स्विच ऑन करोगे वाली फील्ड, ये सारे के सारे इस पोजीशन में आके रुक जाएंगे। ये इनकी मोस्ट स्टेबल एनर्जी स्टेट होती है। तो ये तो हायर से लोअर आए हैं, हायर से लोअर आए हैं, तो इसी प्रोसेस में और एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होगी तो क्या होता है, उस वाले से ये हीट अप हो जाता है। ये वाली एनर्जी का लॉस तो हमें दिखाई नहीं अभी भी। तो सुनो उसका कारण क्या होता है। अगर आपने ध्यान से सुनेंगे, ये वाली बात समझ में आई क्या सबको? होता क्या है, जैसे ही आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हो, जैसे इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक आप लाओगे, ये उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है बहुत तेजी के साथ, खींचना शुरू कर देता है ये कैपेसिटर। और जब खींचना शुरू कर देता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप छोड़ दो इसको। अगर आपने छोड़ दिया तो ये एक्सेलरेट होते अंदर घुस जाता है, और जब ये एक्सेलरेट करते अंदर घुसेगा तो यहां पहुंचने के बाद इट वुड हैव गेन सम काइनेटिक एनर्जी। तो यही वाला जो लॉस हुआ है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने धीरे धीरे पकड़ के इसको पकड़ के रखा हुआ है, फोर्स लगाई हुई है, और धीरे धीरे इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हो। जब आप धीरे धीरे अंदर इंट्रोड्यूस कराओगे तो आपको खींच के रखना पड़ेगा इधर की तरफ, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा था ये, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली यू वुड बी डूइंग सम नेगेटिव वर्क। आपने नेगेटिव वर्क किया तो इसमें चेंज इन एनर्जी नेगेटिव आ गया, यानी लॉस हो गया। तो ये वाला जो लॉस है ये एक्चुअली थोड़ा सा मैकेनिकल टाइप का लॉस है, मैकेनिकल लॉस है, ध्यान रखना, नॉन मैकेनिकल लॉस नहीं है ये वाला लॉस टोटली आप मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में ले सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि फालतू में गायब हो गया या फिर हीट में कन्वर्ट हो गया या कैसे भी हो गया। तो ये वाला जो लॉस है ये मैकेनिकल लॉस है। सर अगर हम उसको खींच के लेके जाएंगे तो वो वॉक डन कहाँ पे जाएगा? जब तुम किसी बॉक्स को पुश करते हो, पुल करते हो, वर्क डन आता कहां से है जो तुम वर्क डन कर रहे हो? मैकेनिकल। आता कहां से है वो? हमारी बॉडी से आता है, एक्सटर्नल सोर्स से आता है। एक्सटर्नल अपना जो भी एजेंट होगा जिसने फोर्स लगाया उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, है ना। वर्क डन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वर्क। तो अगर आपने इसके ऊपर नेगेटिव वर्क किया, किसी पे पॉजिटिव भी हो रहा होगा, इसका रिएक्शन फोर्स सोचो आएगा किसी बॉडी पे, और अगर इसका रिएक्शन फोर्स आया किसी बॉडी पे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और फोर्स भी सेम डायरेक्शन में, तो उस पर एक पॉजिटिव वर्क हुआ होगा उतना ही, तो ठीक है, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी मे बी। समझ आए? जी सर। मेन क्वेश्चन ही उठता है, व्हाई देयर इज एन अट्रैक्शन।
यहां से हमने ये निकाल लिया कि हाँ अट्रैक्शन हुआ होगा, अट्रैक्शन होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स रही होगी, खींचेगा ये। लेकिन क्यों होता है अट्रैक्शन, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस अगर आप देखो चार्ज और ये सबके बीच में फोर्स तो इस डायरेक्शन में है, ऐसे इधर की तरफ तो कोई फोर्स आया ही नहीं है। उसका भी रीजन हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, ये दिमाग में रखना था। ठीक है, थोड़ा सा और ये वाला पार्ट करते हैं, ये भी इजी है। अब की बार बैटरी लगा के रखा है हमने, बैटरी कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है इसके साथ और वोल्टेज भी है, इसका कैपेसिटेंस सी है। तो यहाँ पता ही हमें Q का वैल्यू जो आ जाएगा वो CV आ जाएगा। और इस केस में अब की बार क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? एनर्जी भी इसमें हाफ CV² रहेगा। V कांस्टेंट, V कांस्टेंट, करेक्ट। V जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए इसमें। और आपका डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा आपने इसमें अंदर डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट K है। बोलो बच्चों, Q का वैल्यू बोलो। Q डैश हो जाएगा ये, K टाइम्स CV, ठीक है? इट विल बिकम K टाइम्स ओरिजिनल Q। And potential energy will be half K times CV², which will become K times original U. So there is a difference. यहाँ पर क्या हुआ ये देखो, और इसमें क्या हुआ है ये देखो। चार्ज कांस्टेंट वाला केस ये है, वोल्टेज कांस्टेंट वाला केस ये है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एनर्जी बढ़ गया तो बात ये आती है कि अब मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर तो कम हुआ था क्योंकि इसने अट्रैक्ट किया, तो इसने खुद ने पॉजिटिव वर्क किया है और इसके ऊपर नेगेटिव वर्क हुआ है, इसलिए एनर्जी कम हो गई। भाई अगर आपके पास कुछ एनर्जी है और आप कुछ वर्क डन कर दो पॉजिटिव, तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है। यहां पर एनर्जी बढ़ गई तो क्या यहां पर इसने नेगेटिव वर्क किया होगा, यानी कि इसने यहां पर रिपेल किया होगा क्या? ये बोल सकता हूं मैं कि इसमें अट्रैक्ट कर लिया इसने डाइलेक्ट्रिक को, इसमें रिपेल करने की कोशिश कर रहा था। कैन आई से दैट? सर बोलो। सर एक वो जो पहले वाले विदाउट बैटरी में आपने दोनों प्लेट में पॉजिटिव चार्ज रखा है, वो एक पॉजिटिव, सॉरी गलत हो गया, अभी नेगेटिव कर लो तो ठीक है, ठीक है, गलती से हो गया नेगेटिव। हाँ भाई क्या कह रहे थे हम, बताओ, ये समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? इसमें अट्रैक्टिव बोला क्योंकि भाई एनर्जी आपकी घट गई है, कम हो गई है, तो उसने खींचा होगा उसको। इसमें एनर्जी बढ़ी है तो उसका क्या मतलब? रिपेल कर रहा था ये। रिपेल करने का मतलब आपने कुछ पॉजिटिव वर्क किया होगा तभी इसकी एनर्जी बढ़ी है। आपने पॉजिटिव वर्क किया मतलब आपको धक्का देके इसको अंदर ले जाना पड़ रहा है, तभी आप पॉजिटिव वर्क करोगे। एंड इफ यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन द सिस्टम, एनर्जी इंक्रीज्ड। तो क्या ये बात सही रहेगी कि इसमें रिपल्शन हो रहा है, इसमें अट्रैक्शन हो रहा है? अच्छा फोर्स में बता दूंगा, डोंट वरी। फोर्स क्यों लग रहा है, कैसे लगता है, वो आ जाएगा। अभी तुम सिर्फ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। तो देखो इसका आंसर क्या है। इसमें तो आप बोल सकते हो बिल्कुल 100% कि एनर्जी कम हुई है इसलिए अट्रैक्ट किया होगा, इसने खींचा होगा, इसके ऊपर नेगेटिव वर्क होना चाहिए, नो डाउट। इसमें नहीं कह सकते आप ऐसा डायरेक्टली, बिकॉज देयर इज अ बैटरी। इसका वर्क भूल गए हो आप, इसका वर्क भी ध्यान दिमाग में लेना पड़ेगा। देयर विल बी सम वर्क डन बाय द बैटरी बिकॉज चार्ज भी चेंज हो रहा है, सो देयर विल बी सम चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। तो इसमें आप जो है इसको नहीं बोलोगे डायरेक्टली। मैं ये नहीं बोल सकता इसमें रिपल्शन होगा। एक्चुअल में क्या है, दोनों में अट्रैक्शन होता है, वो हम देखेंगे अभी क्यों होता है। सो ये बात समझो अच्छे से। इसमें तो कोई और वर्क नहीं कर रहा था, सिर्फ एक्सटर्नल एजेंट ही कर सकता है। तो एनर्जी कम हुई मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, ये खींचेगा, धीरे धीरे लेके आना है तो आपको पकड़ के लेके आना पड़ेगा, तो नेगेटिव वर्क करोगे आप।
इसमें आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते एनर्जी बढ़ी हुई देखकर कि रिपल्सिव फोर्स रहेगी, बिकॉज वर्क डन यहां भी है, बैटरी का भी है। मेरे को ये बताओ, पहले इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब आ जाओ किसमें फोर्स क्यों लगते हैं, why there are forces on a dielectric in this particular direction, even though fields और चार्ज की वजह से जो फोर्सेस हैं वो हॉरिजॉन्टल आ रहे थे, तो वर्टिकल फोर्स कहां से आएगी? फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहले बहुत सिंपल वाला केस लेके चलेंगे। सिंपल वाला केस मतलब डाइलेक्ट्रिक अंदर है, डाइलेक्ट्रिक अंदर भरा हुआ है, पूरा कंप्लीटली फिल्ड है। पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इधर पॉजिटिव पोलराइजेशन की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। इस पोजीशन में बताइए डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कितना फोर्स होगा? आपको जो चाहिए वो सब गिवन है, चार्ज या सिग्मा चार्ज डेंसिटी सब गिवन है, क्यू ए जो भी चाहिए उसके टर्म्स में। कैन यू टेल मी द फोर्स बिटवीन, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन, नेट फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक? Q square by 2A sir. 0। जितना फोर्स नेगेटिव पे लगेगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स पॉजिटिव पे लगेगा, एंड दे मस्ट बी कैंसिलिंग ईच अदर। नेट फोर्स की ही बात करेंगे इसमें, एक साइड पे कितना फोर्स लग रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात सबको क्लियर है? इस पोजीशन में फोर्स नेट कितना है बोलो? 0 है सर। तो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर सब ऑन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है, इस वाले केस में फोर्स बिटवीन द प्लेट्स कितना है? फोर्स बिटवीन द प्लेट्स का वैल्यू कितना रहेगा इस केस में? क्या वो वैल्यू पहले जितना ही रहेगा या चेंज होगा पहले से, ये बताओ। चेंज होगा। Change होगा। सेम रहता है जितना पहले आया था। कितना आया था पहले? सोचो क्यों? इन दोनों के आंसर तुमने मुझे गलत बताए हैं। अब थोड़ा दिमाग से अच्छे से सोच लो इसको, क्यों हो रहा है ऐसा, दिमाग में बिठा लो। कुछ तो तुम दिमाग में गलत कैलकुलेशन कर रहे हो, इसका मतलब। ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, उतना ही चार्ज उतना ही फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम। और ये फोर्स इसलिए रहेगा क्योंकि आप इन सारे चार्जेस को अलग अलग सोचो, इसकी वजह से फोर्स आएगा इसके ऊपर, इस वाले चार्ज की वजह से आएगा, इस वाले चार्ज की वजह से आएगा। ये तो अंदर वाले जो चार्जेस हैं इन दोनों की वजह से तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जितनी फील्ड ये बनाएगा उतनी फील्ड ये भी बनाएगा। बोलो भाई। सर एक बार रिपीट कीजिए थोड़ा। इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे फोर्स चाहिए मुझे, वही होगा फोर्स ऑन द प्लेट। कौन कौन फोर्स लगेगा? ये वाला इंड्यूस चार्ज प्लस ये वाला इंड्यूस चार्ज प्लस ये वाला इंड्यूस चार्ज, ओ सॉरी प्लस ये वाला चार्ज। इस वाले का जो भी फोर्स होगा इसके ऊपर, वही फोर्स इसके ऊपर इस वाले का भी होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेनर वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, शीट है। जितना फील्ड ये यहाँ बनाएगा उतना ये भी बनाएगा यहाँ पर। इस वजह से इन दोनों का जो इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट है, वो ओवरऑल 0 हो जाता है।
और सिर्फ किसका बचेगा अब इन दोनों के बीच बाहर में, वाले प्लेट। एंड दैट आंसर विल रिमेन सेम। और दोनों रिलेटेड हैं, अलग नहीं है ये बातें, दोनों रिलेटेड है। जब प्लेट्स ने नेट फोर्स कोई नहीं लगाया इसके ऊपर, तो आपका जो डायइलेक्ट्रिक है वो भी प्लेट्स के ऊपर एक्सटर्नल कोई एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो पहले वाला ही रहेगा। अब बात ये आती है, अच्छा अब देखो जरा इसमें एक बात ये समझ के देखो, बीच में यहां पर आपने डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ठीक है, तो आप इफेक्टिव ले सकते हो कि भाई हाँ मैंने जो 1/k कर लिया। इसका जो मान लो थिकनेस t है, थिकनेस t की जगह आपने t/k रख लिया, लेकिन प्लेनर चार्ज को तो फर्क नहीं पड़ता ना उससे, प्लेनर चार्ज को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब वैसे भी मैं आई डोंट सपोर्ट दिस इफेक्टिव वाला जो फंडा है, मैंने मान लो मेरी तरफ से नहीं बताया गया आपको कभी भी कुछ भी इस बारे में। इफेक्टिव डिस्टेंसेस की बातें हम नहीं करेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको हाँ कुछ चीजें याद रखनी है इस फॉर्मूले से, उस तरीके से कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि ये वाली चीज थी, तो बस याद रख सकते हो, मैं कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा इसके फॉर्म में। इफेक्टिव डिस्टेंस ले लो कुछ। ऑलराइट, नाउ ये तो हो गई जब यहां पर डाइलेक्ट्रिक ऑलरेडी अंदर पहुंच गया तो क्या कहानी हुई। हमें बात करनी थी जब डाइलेक्ट्रिक को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन, यानी कुछ पार्ट बाहर और कुछ पार्ट अंदर वाला जो केस है, वो क्यों होता है, वो जानने के लिए आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा विच इज कॉल्ड फ्रिंजिंग। व्हाट इज फ्रिंजिंग? फ्रिंजिंग जो इफेक्ट है वो कॉर्नर्स का इफेक्ट होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, अंदर फील्ड तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ऐसी होती है, लेकिन कॉर्नर्स पर देयर इज अ प्रॉब्लम, सम फील्ड विल बी लाइक दिस। और ये बात समझो अच्छे से कि फील्ड कभी भी अचानक से ऐसे खत्म नहीं होती कि यहां पर तो ऐसी थी फील्ड स्ट्रेट पैरेलल एकदम बढ़िया से, और यहां पर क्या हुआ, अचानक से जो फील्ड है वो ड्रॉप हो गई जीरो। ये वाला काम कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर तो फील्ड है बढ़िया से और यहां तक आते आते फील्ड जो है बिल्कुल एकदम जीरो पे ड्रॉप होती है। बिकॉज आप देखो, अगर आपने ये एक लूप बनाया, ध्यान से देखना, ये ध्यान देना, ये लूप है, सरफेस नहीं है, दिस इज अ लूप। और इस लूप के अलावा अगर आपने मूव करना शुरू कर दिया तो यहां से लेके यहां तक तो कोई वर्क नहीं होगा, जो भी वर्क होगा वो इस लाइन के अलावा होते रहेगा। तो इस लूप के अंदर मूव करते वक्त आप देखोगे बार बार जब आप मूव कर रहे हो तो आपका वर्क डन जो ऐड होते जा रहा है, 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 पॉजिटिव वर्क होते जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप चार्ज में यहां से यहां तक लेके जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क कर देती है, बाकी जगह 0 0 0, फिर पॉजिटिव वर्क कर देती है, बाकी जगह 0 0। तो आप बार बार यहां से मूव कर सकते हो एंड यू विल कीप ऑन गेनिंग एनर्जी, which is not a property of conservative field. कंजर्वेटिव फील्ड में लूप के अंदर जो वर्क डन होगा हमेशा जीरो होगा। यहां से लेके यहां तक वापस आओगे तो वर्क डन, नेट वर्क डन जीरो हो जाना चाहिए था, जबकि यहां क्या हो रहा है, पॉजिटिव, फिर वापस गए, फिर पॉजिटिव, ऐड होते चला गया। जबकि अगर कंजर्वेटिव फील्ड होती उसमें क्या होता, यहां से घूम फिर के अगर यहां तक पहुंच गए तो जीरो वर्क डन, फिर दोबारा चक्कर भी काटोगे, फिर जीरो, फिर जीरो। क्या ये वाली बात समझ में आती है कि कंजर्वेटिव फील्ड अचानक से खत्म नहीं होती है? यस सर। एनसीईआरटी में पहला चैप्टर, उसमें बाद में जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फील्ड लिखी हुई है, उनमें आप देखोगे कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, उनके रीजन भी पढ़ना अच्छे से कि कौन कौन सी फील्ड लाइंस पॉसिबल है, कौन सी नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, कॉर्नर्स पर आप देखोगे कि फील्ड कुछ इस टाइप से बाहर की तरफ से निकल के ऐसे जाती है। दिस इफेक्ट इज नोन एज फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। मतलब फील्ड लाइन कुछ लीक हो रही है बाहर की तरफ, एक्चुअली तो कैपेसिटर इतना ही है आपका। फ्रिंज का मतलब यही होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप की चीजें होती हैं, तो यहाँ पर लीक कर रही है थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बाहर की तरफ से होके जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रिंज इफेक्ट।
फ्रिंज इफेक्ट की वजह से ही देयर इज दिस फोर्स, क्योंकि ये लगता तभी है, ये लगता तभी है जब बाहर से आप लेके आ रहे हो इसको, जब बाहर से लेके आ रहे हो तो फ्रिंज वाली फील्ड जरूर इंटरेक्ट करेगी आपके डाइलेक्ट्रिक के साथ, तो वहां पर ही आपका जो ये वाला इफेक्ट आता है। जैसे ही आप यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक लेके आओगे थोड़ा सा पास में, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, इधर पॉजिटिव। तो इस वाले के ऊपर जो फोर्स आएगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी नेट, और इस वाले के ऊपर फोर्स ऐसे आ जाएगी, जिसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी रहेगा, विच विल ऑलवेज अट्रैक्ट दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक बार फिर से समझ में नहीं आया। इस फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स सोचो, ये आपका फील्ड ऐसा था बाहर वाला, यहां पर आप डाइलेक्ट्रिक लेके आए, तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज यहां पर इंट्रोड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज, उस पर फोर्स ऐसे आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होगा इसमें, उस पर फोर्स ऐसे आ जाएगा आपकी बात। जो पोर्शन अलग अंदर है, अंदर में तो इस डायरेक्शन में आता है फोर्सेस ऐसे आता है कि नहीं, ऐसे फोर्सेस आते थे एकदम हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ पर कुछ एंगल पर आएंगे फोर्स, तो देयर विल बी सम वर्टिकल कंपोनेंट आल्सो, मतलब पैरेलल टू द प्लेट्स भी एक कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल नहीं बोलना चाहिए, बट पैरेलल टू द प्लेट्स भी एक फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा, जिसकी वजह से ये डाइलेक्ट्रिक को अंदर खींच लेता है। क्या ये बात क्लियर है बेटा सबको? ये देखो, अच्छा ये दिखा था तुम्हें पहले ये? यस सर। हाँ, तो फोर्स जो है डायरेक्टली एकदम परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स नहीं है, थोड़े एंगल पर है, तो उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट इसको खींचता है अंदर। दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स। सर बोलो सर, ये जो फ्रिंज इफेक्ट है ये तो विद सेल और विदाउट सेल दोनों में लगेगा ना? यस, तो फिर तो उधर भी हमको नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। यस, यानी वहां भी फोर्स कैसी रहेगी? रिपल्सिव, अट्रैक्टिव। अब ऑब्वियस क्वेश्चन है नेक्स्ट, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए? हाउ विल यू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यहाँ पर आप कूलम्ब्स लॉ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उन सब से नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हमें एनर्जी वाला फंडा अपनाना पड़ेगा, एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। हम क्योंकि फोर्स निकालना चाहते हैं कितना है फोर्स, तो मैं इसको खाली तो नहीं छोड़ रहा, मतलब ऐसे नहीं छोड़ रहा डाइलेक्ट्रिक को कि बस आप लेके आए और इसको छोड़ दिया, उसने अट्रैक्ट कर लिया अंदर, क्योंकि उस केस में जो है जो भी पार्ट होगा वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में जाएगा और फोर्स की हम बात नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, इस पर तो एक अट्रैक्टिव फोर्स तो लगी रहा है इधर की तरफ, हमने इसको इधर की तरफ से एक और एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, सच दैट ये दोनों हमेशा बराबर रहते हैं, और आप धीरे धीरे इसको अंदर की तरफ इंट्रोड्यूस कराते जा रहे हैं। करंटली ये x डिस्टेंस अंदर जा चुका है। फर्दर अगर आपने इसको dx और अंदर शिफ्ट किया तो इसका जो वर्क डन होगा दैट विल बी f external into dx, छोटा सा वर्क डन, एंड आई होप यही वर्क डन जो है आपका चेंज इन एनर्जी बनेगा। ये समझ में आया? कुल मिला के जो F एक्सटर्नल फोर्स है यहां से आप देख सकते हो, दैट विल कम आउट टू बी du by dx। यहां से आप इसमें एक्सटर्नल फोर्स जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो तो बात है ही ऑब्वियस, हम इक्विलिब्रियम में लेके आ रहे हैं क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है, बिकॉज वी आर कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। उसके बाद अब du by dx का वैल्यू आपको निकालना है इन टू डिफरेंट केसेस।
when battery, without battery and with battery. और ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसमें आप यू लिखोगे Q कांस्टेंट है और इसमें लिखोगे आपका V कांस्टेंट है। तो यहां तो du by dx बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहां इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। बट अल्टीमेटली दोनों ही केसेस में आपको क्या चाहिए? You need to find dc by dx. What is the rate of change of capacitance with x? मैंने इसको x अंदर डाला तो कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल लो x के टर्म्स में और फिर dc by dx निकाल लो। फटाफट करिए इसको, 2 मिनट में। क्या आया? पहले तो c निकालो, c निकालो एज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये वाला कैपेसिटर पैरेलल में है, इन दोनों को ऐड कर लो। तो ये अगर ये x है तो एरिया, ये लेंथ है l मान लो कुछ, ठीक है। और इसका जो एरिया है ना वो भी आप अलग ले लो, a into l ले लो। लेंथ l ऐसे और a इस डायरेक्शन में और ये डिस्टेंस d है, सब मान लिया। तो यहाँ पर अगर आप देखो कैपेसिटेंस पैरेलल में, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा, पहले वाले का एरिया है a into x के एप्सिलॉन नॉट बाई d प्लस दूसरे वाले का आएगा k a into l माइनस x, k तो है नहीं उसमें, k नहीं है, एप्सिलॉन नॉट बाई d। इन दोनों में से कॉमन आ गया a एप्सिलॉन नॉट बाई d, स्मॉल a एप्सिलॉन नॉट बाई d, एंड x k टाइम्स और l, फिर l प्लस k माइनस 1 इंटू x। ठीक है क्या? बोलो बच्चों, ये सही है? सर आपने दूसरा टर्म क्या लिखा? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ देखो देखो, अभी दिख रहा है सबको? सो दैट इज अवर c। यहां से dc by dx कितना आएगा? ये जीरो k माइनस 1, दैट्स योर dc by dx। सर बोलो। सर ये स्मॉल a आपने क्या लिया? तो परपेंडिकुलर में जो इसका प्लेट का डायमेंशन है ना, अभी एरिया जो है वो a into l बन गया। टोटल एरिया a into l है। इस वाले कैपेसिटर का एरिया देखो ध्यान से, इस वाले कैपेसिटर का एरिया a into स्मॉल x, a into x हो जाएगा, स्मॉल a into x, और जो बचा खाली पार्ट है उसका कैपेसिटेंस का एरिया। अभी वाली वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, ये तो वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट। विद बैटरी तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, विद बैटरी आ जाता है कांस्टेंट, लेकिन विदाउट बैटरी वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज नीचे यहाँ पर c खुद आएगा और c जो है वो x का फंक्शन। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कुछ ज्यादा इसमें और डिटेल में अभी जो है नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कैपेसिटेंस में इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, मैं तो पहले एक बात बता देता हूँ, हम कैपेसिटर में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के नाम पे सिर्फ मैंने शायद थोड़ा बहुत ही ये बताया होगा कि सीरीज में और पैरेलल, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये नहीं किया है हमने। ये नहीं करा? नो सर, ये नहीं किया।
अरे बताया था सीरीज में ज्वाइन होते हैं, सर किए हैं सर। थोड़ा सा ही बताया था, मतलब इसमें डायरेक्टली C1 C2 बाय C1 प्लस C2, इसमें C1 प्लस C2, इतना ही बस बोला था मैंने, क्वेश्चंस नहीं करे हमने इसके ऊपर। हाँ हाँ क्वेश्चन। मतलब हाँ हाँ, हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसके क्वेश्चंस हम अभी करेंगे भी नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसमें सिर्फ यही दोनों नहीं होते, और भी होते हैं। पूरा आपको किरचॉफ लॉ आना चाहिए, सारी चीजें आनी चाहिए उसमें। वो वाला पार्ट हम करेंगे करंट के साथ, और उसमें भी करंट करने के बाद करेंगे। तो पहले रजिस्टर वाली सीधे सारी चीजें कर लेंगे, और फिर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है। रजिस्टर अगर आपको निकालना आता है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना आता है, तो उसी में ही अगर आप कैपेसिटर को रिप्लेस कर दो तो आंसर बड़े इंटरेस्टिंग आता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, उस पार्ट को हम करंट के साथ ही करेंगे। अभी हम जो है एकदम कैपेसिटर के अंदर घुस के फंडामेंटल लेवल पे क्या चल रही हैं चीजें, वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और उनका रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन, करंट के साथ रिलेशन, वो सब नेक्स्ट चैप्टर में। मोर और लेस इसमें कंप्लीट हो गया है सब कुछ कैपेसिटेंस के नाम का, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट तो हम अभी स्किप कर ही रहे हैं, दो बार पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, करंट के साथ ही पढ़ेंगे इसको। एक क्लास और करेंगे जिसमें क्वेश्चंस लेते हैं और फिर खत्म बस। विल ट्राई कि एटलीस्ट फ्राइडे से यू स्टार्ट द करंट। बोलो कितना डाउट है? बोलो। शर्मा में एक टॉपिक दिया है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वो करंट में पढ़ेंगे। किसने दिया टॉपिक? HC वर्मा में दिया है। हाँ नहीं, अभी नहीं। चार्जिंग भी तभी पढ़ेंगे जब हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर रहता है, वो करंट में ही पढ़ेंगे। अच्छा ठीक। अच्छा, HC वर्मा से आप जो है काफी क्वेश्चंस इसमें अच्छे हैं, HC वर्मा में जो दिए हैं वो क्वेश्चंस करो इससे। व्हाट आई विल डू, मैं आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है अभी उसको बता दूंगा ग्रुप पे, वो सारे क्वेश्चंस करो, और इसका एक असाइनमेंट भी फिर मैं देता हूँ आपको उसके बाद। किसी और को कोई भी डाउट आज जो पढ़ा हमने? सर बोलो। आवाज क्लियर आ रहा है? पहले आ नहीं रहा था। हाँ अभी क्लियर है। हाँ सर, वो जो पहले आप जो बताए थे, जब हम डाइलेक्ट्रिक्स को अंदर डालते हैं ये कैपेसिटर के पिछले वाले पेज में, हाँ वहाँ पे जो दो डाइपोल होता है इनिशियली जो डाइलेक्ट्रिक्स में, वो फिर मतलब उसके अंदर डालने के बाद वो कम ज्यादा स्टेबल स्टेट में है। हाँ ये वाला, हाँ, ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया था। कुछ नहीं है देखो, एक सिंगल डाइपोल से समझने की कोशिश करो उसको। मान लो एक डाइपोल रखा है, ऐसे रखा है, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। अभी इसकी कोई एनर्जी की आप बात ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने एक स्विच कर दिया, स्विच ऑन कर दी फील्ड, मान लो इस डायरेक्शन में, और ये अभी इसी डायरेक्शन में है, तो ये स्टेबल नहीं है, ये एक हायर एनर्जी स्टेट पर है। स्टेबल कौन सी एनर्जी होती है इसकी? सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन कौन सी होती है? वो होती है ये वाली, हाँ इसके अलावा हाँ ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। डाइपोल ऑपोजिट होना जाना चाहिए, समझ रहे हैं बात? डाइपोल ही ऑपोजिट हो जाना चाहिए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये इसकी स्टेबल पोजीशन है। तो अगर सिर्फ डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, कोई एनर्जी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उसकी एनर्जी तो जीरो ही है, फिर कुछ मतलब नहीं है उसका। बट जैसे आप स्विच ऑन करते हो, तो इस पोजीशन में और इस पोजीशन में देयर विल बी डिफरेंट एनर्जीज। ये हायर एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी है। तो यहां से यहां पर आने की कोशिश करेगा, जब यहां से यहां पर आने की कोशिश करेगा, इट विल लूज इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये अपनी एनर्जी को लूज करता है, तो स्टेबल पोजीशन में आ रहा है उल्टा। ये यहाँ पे जो ये हीट लूज करेगा, ये जो उसका एनर्जी कम हो रहा है उसमें नहीं जाएगा? उसमें नहीं, यहाँ पर ये जो एनर्जी लूज कर रहा है, दिस इज नॉट द लॉस ऑफ एनर्जी जो यहाँ पर टेक प्लेस हुआ है। इनफैक्ट अगर आप सोचो, अगर ये डाइपोल ने अपनी एनर्जी लूज करी है ना, वो कहाँ गई एनर्जी? वो तो फिर इसके सिस्टम में आ जानी चाहिए थी वो एनर्जी, तो वो तो उसमें आई नहीं है वैसे भी। तो होता क्या है
इसकी वजह से तो इट विल गेट हीट अप, और थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये छोटा सा ही होता है। आपके जो मटेरियल्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक होते हैं, तो बहुत ज्यादा पोलराइज नहीं हो जाते हैं वो लोग, कम ही रहता है सब में पोलराइजेशन। कंडक्टर तो है नहीं, कंडक्टर में ही होता सबसे ज्यादा, तो बहुत ज्यादा नहीं होता वो। बट हाँ, ये वाले जो रीअरेंज करके जो एनर्जी लॉस हो रही है हर एक डाइपोल की, वो एज अ हीट आपको दिख जाती है। बाकी जो ये वाला लॉस हमने लिखा था, ये वाला दिस लॉस इज मैकेनिकल लॉस। हाँ सर, यहाँ से समझ में आया था। हाँ, ये आप काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी ले सकते हो उसको। और अगर आपने यहाँ पर स्प्रिंग जोड़ दी मान लो, है ना, मान लो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक जब इंट्रोड्यूस करा रहे थे उसको स्प्रिंग से जोड़ के रखा है, जब वो उसको खींचेगा, स्प्रिंग खींचेगी, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी जाके। तो पूरी तरीके से मैकेनिकल लॉस है वाला।